हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। प्यारे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आप एक नंबर बड़ी आसानी से गेन कर सकते हैं। स्किनर बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं। प्यारे दोस्तों, यदि हम स्किनर की बात करें तो स्किनर जो है अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। स्किनर महोदय हमारे अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। और इनकी यदि डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 1904 टू 1990 बर्थ एंड डेथ। यदि हम बात करें स्किनर महोदय ने किन किन पशुओं या पक्षियों पर या जीवों पर उपयोग किया, अपना जो सिद्धांत है किन पशुओं या किन जीवों पर प्रयोग किया, आ जाता है प्रश्न बन के कि निम्नलिखित में से किन जीवों पर किन पक्षियों पर उपयोग किया स्किनर महोदय ने। तो चूहा और कबूतर, जिसमें चूहा ज्यादा प्रचलित है। प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करें स्किनर महोदय की तो स्किनर महोदय ने थॉर्नडाइक के अधिगम का सिद्धांत का विरोध किया, क्योंकि थॉर्नडाइक महोदय अपने सिद्धांत में अनुक्रिया के लिए उद्दीपक को श्रेष्ठ मानते हैं, अर्थात अनुक्रिया के लिए उद्दीपक का होना आवश्यक मानते हैं। वहीं स्किनर महोदय अनुक्रिया के लिए अप्रेरणा को आवश्यक मानते हैं। प्यारे दोस्तों, आगे हम बढ़ेंगे और बात करेंगे स्किनर के इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत का सिद्धांत का नियम कहते हैं। जो आज हम डिस्कस करेंगे वो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत होगा, जिसे हम टाइप आर कंडीशनिंग कहते हैं, आर थ्योरी कहते हैं। स्किनर ने अपना प्रयोग चूहों पर किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे दोस्तों, पूछ लिया जाता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, इसे आर टाइप थ्योरी कहते हैं। और यदि हम बात करें, इन्होंने दो बातों पर जोर दिया, प्रतिवादी अनुक्रिया और क्रिया प्रसूत, जिसमें मुख्य रूप से क्रिया प्रसूत को विशेष माना है। क्रिया प्रसूत ऑपरेंट रिस्पॉन्स। और यदि इसकी बात करें प्रतिवादी अनुक्रिया, ये है रिस्पॉन्स। प्यारे दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो प्रतिवादी अनुक्रिया होती है उसमें उद्दीपन प्रस्तुत स्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न, जिसका स्वरूप अनैच्छिक अर्थ। देखिए इसमें क्या है, इन्होंने अनैच्छिक क्रिया को व्याख्या किया है। प्रतिवादी अनुक्रिया में इन्होंने अनैच्छिक क्रिया को प्रतिवादी अनुक्रिया में व्याख्या किया, अर्थात टाइप एस कंडीशनिंग की बात की है। इसमें इन्होंने उद्दीपन प्रसूत को श्रेष्ठ माना है, अर्थात इन्होंने कहा है स्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न, जिसका स्वरूप अनैच्छिक होता है। एक एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास किया। इन्होंने कहा है कुत्ते द्वारा भोजन को देखकर मुख में लार आना। तो ये किस प्रकार की है? अनैच्छिक क्रिया है, क्योंकि ऐच्छिक नहीं है। कुत्ता भोजन को देखकर स्वयं नहीं चाहता है कि लार आए, वो अनैच्छिक क्रिया अपने आप ही भोजन जैसी उसको देखता है कुत्ता और लार आना प्रारंभ हो जाती है, अर्थात ये कैसी क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया है। इन्होंने जो मुख्य रूप से जोर दिया वो क्रिया प्रसूत अनुक्रिया ऑपरेंट रिस्पॉन्स पर जोर दिया। प्यारे दोस्तों, इसको समझते हैं। यहाँ देखिए क्रिया क्या होता है? क्रिया मीन्स होता है प्यारे दोस्तों एक्शन होता है। क्रिया मीन्स क्या होता है? एक्शन। अब एक्शन से आप बातें स्पष्ट हो जाएंगी। अर्थात प्रतिवादी अनुक्रिया में इन्होंने कहा है कि अभिप्रेरणा का होना आवश्यक है, अर्थात इन्होंने क्या कहा है? मोटिवेशन का होना आवश्यक है। वहीं थॉर्नडाइक महोदय ने कहा था उद्दीपक स्टिमुलस का होना इंपॉर्टेंट है। वहीं स्किनर महोदय ने कहा है मोटिवेशन का होना आवश्यक है अधिगम के लिए। और क्रिया प्रसूत अनुक्रिया में देखिए क्या है, जो अनुक्रिया किसी स्पष्ट उद्दीपन के बगैर उत्पन्न होती है, जिसका स्वरूप ऐच्छिक, टहलना, बातचीत करना, चूहे द्वारा बॉक्स में लीवर का दबाया जाना, ये क्या है? एक ऐच्छिक क्रिया है। आप किसी से बातचीत करते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, बात करते हैं, चलते हैं, कूदते हैं, तो ये किस प्रकार की हैं? ऐच्छिक क्रियाएं। इसलिए इन्होंने कहा ये क्रिया प्रसूत अनुक्रिया माना है। और जो प्रतिवादी अनुक्रिया होती है वो अनैच्छिक, अपने मन से स्वयं सोच विचार की वो क्रिया नहीं होती है। ये सडनली कब हो जाए ये इंसान को भी पता नहीं होती, उसे हम कहते हैं प्रतिवादी अनुक्रिया। और क्रिया प्रसूत अनुक्रिया उसे कहते हैं जो ऐच्छिक, जो आपके मनोबल, जो आपके अकॉर्डिंग, इंसान के अकॉर्डिंग होती है, उसे हम कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुक्रिया। जो अनुक्रिया किसी स्पष्ट उद्दीपन, मतलब उसके लिए उद्दीपन जो होता है वो निश्चित होता है, उद्दीपन के बगैर उत्पन्न होती है, जिसका स्वरूप ऐच्छिक, टहलना, बातचीत करना,
चूहे मतलब जो उद्दीपन होता है के बगैर उत्पन्न होती है। ये कोई उद्दीपक का होना आवश्यक नहीं है, लेकिन यहाँ इसमें यदि हम देखें तो स्पष्ट उद्दीपन का होना आवश्यक है। यदि भोजन नहीं होगा तो कुत्ते को लार नहीं आएगी। यदि ये भोजन नहीं होगा तो कुत्ते को लार बिल्कुल नहीं आएगी। प्यारे दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। क्रिया प्रसूत अनुक्रिया के होने के बाद जब पुनर्वलन दिया जाता है तो उस अनुक्रिया को व्यक्ति बार बार करना चाहता है। क्रिया प्रसूत, एक बार फिर से पढ़ेंगे। क्रिया प्रसूत अनुक्रिया के होने के बाद जब पुनर्वलन दिया जाता है तो उस अनुक्रिया को बार बार व्यक्ति करना चाहता है। अर्थात क्रिया प्रसूत में यदि कोई बालक, आप एक शिक्षक हैं, यदि बालक कक्षा में किसी प्रकार की कोई क्रियाएं कर रहा है और उसकी क्रियाएं जायज हैं तो आप उसको पुनर्वलन दीजिए, प्रशंसा कीजिए, उसकी पुरस्कार दीजिए, जिससे वो उस प्रकार की क्रियाएं निरंतर करता रहे। तो ये आर कंडीशनिंग हो गई और ये आर और एस दो कंडीशनिंग हो गई। ये कौन सी प्यारे दोस्तों, ये एस कंडीशनिंग है और ये आर कंडीशनिंग है। बात करेंगे कि जो स्किनर महोदय हैं, बात करेंगे पुनर्वलन की, बात करेंगे प्यारे दोस्तों। तो पुनर्वलन का जनक किसे कहते हैं? पुनर्वलन का यदि हम जनक की बात करेंगे तो जनक कहते हैं सीएल हल को, सीएल हल को, क्लार्क हल। प्यारे दोस्तों, पूछ लिया जाता है पुनर्वलन का सिद्धांत के जनक कौन है? पुनर्वलन के सिद्धांत के जनक सीएल हल है। हल से बल को आप बल और हल कनेक्ट करेंगे, याद हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, तो जनक है सीएल हल, लेकिन महत्व इंपॉर्टेंस किसने दिया है? पुनर्वलन को इंपॉर्टेंस अधिगम के सिद्धांत में स्किनर महोदय ने दिया है। अर्थात पुनर्वलन को महत्व देने वाला प्रश्न बन के आ जाएगा कि पुनर्वलन को महत्व किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो पुनर्वलन को महत्व देने वाले हमारे स्किनर महोदय हैं। प्यारे दोस्तों, उन्होंने पुनर्वलन को दो प्रकार में बताया है, एक धनात्मक पुनर्वलन और एक ऋणात्मक पुनर्वलन। अर्थात जो हमारा रेनफोर्समेंट होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। पॉजिटिव में क्या होता है, यदि बालक सही सकारात्मक क्रियाएं करता है तो उसको प्रशंसा और उसको पुरस्कार देकर उत्साहित करना चाहिए, अर्थात उसके मनोबल को बढ़ाना चाहिए। और यदि वो ऋणात्मक कोई कार्य करता है, वो ऐसी गतिविधियां करती है जो सामाजिक वातावरण से अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो उसको क्या दंड अर्थात नगण्य दंड नहीं देना चाहिए। वो ये कहते हैं उन चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि क्या है, जैसे बालक होता है, बालक यदि अच्छी क्रियाएं करता है उत्साह वर्धन मिल जाता है, और यदि वो गलत काम, जैसे सपोज बालक है किसी को गाली दे रहा है और उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको क्या करें, सपोर्ट कर दें या हंस जाए, तो उसको ये लगेगा ये चीज, ये कार्य करना सकारात्मक है, तो वो उन क्रियाओं को फिर से दोहराएगा। और यदि उस पर ध्यान न दिया जाए, उस पर कोई प्रतिक्रिया न की जाए किसी के द्वारा, तो वो उस कार्य पर उतना विश्वास नहीं करेगा, अर्थात वो भविष्य में नहीं करेगा, और जिस पर उसको पुनर्वलन मिलेगा उन चीजों को करना वो बेहतर समझेगा। प्यारे दोस्तों, हम बात करेंगे जो पुनर्वलन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक आंशिक पुनर्वलन और एक सतत पुनर्वलन। तो आंशिक और सतत को समझ लेते हैं। आंशिक सतत में क्या होता है, जो सतत पुनर्वलन होता है उसमें हर अनुक्रिया के बाद पुनर्वलन की आवश्यकता होती है, और जो हमारा आंशिक पुनर्वलन होता है उसमें किसी अनुक्रिया के बाद पुनर्वलन दिया गया उसकी बाद नहीं, किसी अनुक्रिया के बाद पुनर्वलन दिया जाए और किसी अनुक्रिया के बाद पुनर्वलन ना दिया जाए, ये होता है आंशिक पुनर्वलन। अब हम बात करते हैं शैक्षिक महत्व समझ लेते हैं। कक्षा शिक्षण में स्किनर महोदय का सिद्धांत का उपयोग कैसे किया जाता है, अर्थात क्या उपयोग होता है? अध्यापन करने के लिए पहले उद्देश्य को स्पष्ट करना चाहिए, अर्थात अध्यापन करने को, जो अध्यापन करता है शिक्षक, करने के लिए उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। विदाउट उद्देश्य के आप चलेंगे तो कुछ नहीं होगा। एक एग्जाम्पल समझाते हैं प्यारे दोस्तों। बिना जो नाविक होता है, नाविक ना हो और नौका चल रही हो तो उसका कोई मंजिल का ठिकाने का नहीं होता है, वो एक सही लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाएगी, अर्थात बीच मझधार में ही नौका डूबती रहेगी, अर्थात घूमती रहेगी। और यदि हम बात करें और उसके छात्र कैसे होते हैं, छात्र कैसे होते हैं, यदि नाविक नहीं है तो छात्र भी वो समुद्र की लहरों से टकराकर इधर उधर चले जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं। ये समझिए उनका कोई लक्ष्य वो भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं, मार्ग से भटक जाते हैं। तो इसलिए स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए, अध्यापन प्रक्रिया में उद्देश्य का स्पष्ट होना चाहिए। शिक्षक
का भी उद्देश्य हो, बालक का भी एक निश्चित उद्देश्य हो, ये शिक्षक का कर्तव्य होना चाहिए। स्वाभाविक रूप से सीखने पर बल देना चाहिए, मतलब स्वाभाविक रूप से बालक सीखे, स्वयं करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग के कॉन्सेप्ट से सीखे, तो उस पर बल देना चाहिए। बाह्य पुनर्बलन का प्रयोग जैसे पुरस्कार व प्रशंसा करनी चाहिए। बालक कोई अच्छे कार्य करता है, सकारात्मक कार्य करता है, उस पर पुनर्बलन अवश्य देना चाहिए, क्योंकि वो तब चीजों को समझेगा सही क्या है और गलत क्या है। तो इस ढंग से व्यवस्थित करना चाहिए जो महत्वपूर्ण व्यवहारों को प्रोत्साहित करे। अब प्यारे दोस्तों आगे बात करेंगे, पालकों को कोई भी विषय सिखाते समय पहले सही अनुक्रिया के लिए पुनर्बलन दिया जाना चाहिए, फिर आंशिक पुनर्बलन का प्रयोग करना चाहिए। पहले क्या, अनुक्रिया के लिए पुनर्बलन दिया जाना चाहिए, फिर आंशिक और सतत दोनों पुनर्बलनों का उपयोग समय समय पर करते रहना चाहिए। उससे क्या हो कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाधित नहीं होती है। प्यारे दोस्तों आगे हम बात करेंगे, पढ़ाते समय व्याख्यान विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब शिक्षक पढ़ा रहा हो किसी चीज को, तो उसमें व्याख्यान विधि का उपयोग नहीं करना चाहिए, सूक्ष्म रूप से समझाकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। दंड का प्रयोग नहीं, केवल उपयुक्त व्यवहार का पुनर्वर्णन करना, और अनुपयुक्त व्यवहार अर्थहीन समझकर ध्यान नहीं देना चाहिए। स्किनर महोदय की आलोचना भी हुई थी, उन्होंने चूंकि कहा था कि ऋणात्मक जो दंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि आलोचना इसलिए हुई थी उनकी, क्योंकि पुरस्कार के माध्यम से बालक को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है। समय बार बार पुरस्कार कब तक दिया जाएगा, फिर वो एक आदी बन जाएगा, इसलिए इनकी आलोचना, घोर आलोचना भी हुई। और यदि बात करें, इन्होंने कहा है कि जो ऋणात्मक पुनर्बलन होता है उसमें क्या करना चाहिए, जो चीजें नकारात्मक बालक करता है तो उस पर अर्थहीन समझकर भूल जाना चाहिए, उसको ध्यान ही नहीं देंगे तो बालक धीरे धीरे उन चीजों को नहीं करेगा। जिस पर उसको पुनर्बलन मिलता है, जिसको उसको उत्साहवर्धन मिलता है, वो ऐसी क्रियाओं को करने लगेगा और सीख जाएगा। प्यारे दोस्तों आशा है कि आपको चीजें स्पष्ट हो गई होंगी। आपने हमारी चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य करें। थैंक यू।